नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कि बीए पार्ट 3 की पुस्तक प्रमुख पक्ष में राजनीतिक विचार का एक टॉपिक है। हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और राजवंश से संपर्क होने के कारण उनकी विचारधारा राजतंत्रवादी थी। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद के संदर्भ में हॉब्स का विश्वास था कि एक शक्तिशाली राजतंत्र ही देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर सकता है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है। सबसे पहले हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि मानव स्वभाव कैसा है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, पशुतुल्य एवं छोटा हुआ करता था। यह एकाकी इसलिए था क्योंकि इस दशा में कोई किसी का अभिभावक, मित्र और रक्षक नहीं था। सब एक दूसरे के शत्रु थे। वाणिज्य, व्यापार, कला, उद्योग धंधों का विकास न होने की दृष्टि से इस जीवन में निर्जनता का बोलबाला था। यह जीवन कुत्सित इसलिए था कि इसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा और हत्या का बोलबाला था। यह जीवन पशुतुल्य इसलिए था कि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। यह छोटा इसलिए था कि किसी भी क्षण कोई शक्तिशाली दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकता था। इस प्रकार हॉब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने हॉब्स के सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही सामने रखा। हॉब्स ने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदैव शक्ति से स्नेह करता है और उसका प्रयास रहता है कि वह अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करे। अब हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताते हैं कि इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न होने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखता है और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था इस प्राकृतिक अवस्था में, और इस प्राकृतिक अवस्था में शक्ति, सत्य की धारणा का बोलबाला था। मारकाट और अत्याचार का बोलबाला था। फलस्वरूप ऐसी अवस्था में मानव जीवन का स्वरूप अत्यंत एकाकी, निर्धन, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। स्वयं हॉब्स के शब्दों में, वहाँ कोई व्यवसाय नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, कोई विद्या नहीं थी, कोई भवन निर्माण कला नहीं थी और न ही कोई समाज था। मानव जीवन असहाय, दीन, मलिन तथा पाशविक तथा अकाल्पनिक हुआ करता था। फिर हॉब्स प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के बारे में बताता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता का होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को भी लूटने, पीटने और जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। टी.एच. हक्सले ने ऐसे अधिकारों को शेर का अधिकार की संज्ञा दी है, टाइगर ऑफ राइट कहा है। किंतु सब मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटपाट का अधिकार मिल जाता है। इससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है, पर सभी मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। अतः वे प्राकृतिक अवस्था में भी आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कानून बनाते हैं और यही कानून प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून गिनाए हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि प्राकृतिक कानून यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे, ऐसा प्राकृतिक कानून कहता है। दूसरा, सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह सार्वजनिक और पारस्परिक हो, अर्थात सब मनुष्य एक साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करे। तीसरा नियम यह है कि मनुष्य को अपने वचनों का पालन करना चाहिए।
यदि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों के परित्याग का वचन दे और फिर उसका पालन नहीं करे तो शांति की खोज और स्थापना के समस्त प्रयास निरर्थक साबित हो जाते हैं। अब होब्स है वो सामाजिक समझौते के कारण बताता है कि सामाजिक समझौता करने के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य क्यों विवश हो जाते हैं। जीवन और संपत्ति की इस असुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करे। अर्थात मृत्यु के भय ने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक ऐसी शक्ति हो जो उन्हें मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाए, और इसी मृत्यु के भय ने सामाजिक समझौते की नींव डाली है। अब देखिए सामाजिक समझौता कैसे संपन्न होता है। नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। होब्स के अनुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु शर्त यह है कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करे और इसकी आज्ञाओं की पालना करे। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर। देखिए होब्स इस अवस्था में भी प्राकृतिक अधिकार को त्यागने की बात नहीं कहता है। यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई, यही राज्य का श्री गणेश होता है। इस समझौते के अंतर्गत शासक कोई पक्ष नहीं है और यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। अर्थात यह समझौता समाज में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों के बीच होता है। वह सत्ता समझौते का परिणाम है और इस प्रकार उसका पद समझौते से कहीं अधिक उच्च है। राज सत्ता सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज सत्ता अस्तित्व में आती है वह पूर्ण निरंकुश, अटल और अखंड है। प्राकृतिक अवस्था में मैंने आपको नियम बताए हैं। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से उभरकर व्यक्ति आपस में एक समझौता करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने ऊपर शासन करने के समस्त अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंप देते हैं। समझौते के उपरांत कॉमनवेल्थ, यह शब्द होब्स है वो राज्य के लिए प्रयुक्त करता है। तो कॉमनवेल्थ का निर्माण और लेवियाथन अर्थात संप्रभुता को लेवियाथन कहता है का उद्भव होता है। यह समझौता व्यक्तियों द्वारा आपस में किया गया है, इसलिए संप्रभु इस समझौते में कहीं भी पक्षकार नहीं है। अधिकारों का समर्पण इस राजसत्ता को या लेवियाथन को बिना किसी शर्त के किया गया है। होब्स एक ही समझौते से समाज और राज्य दोनों का जन्म मानता है। होब्स अपने संविदा सिद्धांत राजा और संसद के मध्य सर्वोच्चता के तत्कालीन इंग्लैंड के विवाद में राजा का सैद्धांतिक समर्थन प्रस्तुत करता है। होब्स है वो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक है, क्योंकि गृह युद्ध ने जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध से होब्स ने एक ही सीख ली कि अगर राजसत्ता मजबूत है, शक्तिशाली है, तो राज्य में, देश में कानून व्यवस्था आसानी से स्थापित हो जाती है। अब देखिए जो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आता है उसका स्वरूप क्या है। होब्स के समझौते द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई है जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो देखिए ये होब्स ने सामाजिक समझौते के बारे में बताया, मनुष्य स्वभाव के बारे में बताया है और राज्य अस्तित्व में आता उसका स्वरूप क्या है। फिर जो होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी है। पहली विशेषता यह है कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं। शासकीय अनुबंध में शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु होब्स का समझौता राजा और प्रजा के मध्य नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच यह समझौता संपन्न होता है। संविदा करने वाला पक्ष व्यक्ति है जो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके लेवियाथन का सर्जन करते हैं, अर्थात संप्रभुता की स्थापना करते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में शामिल नहीं है।
अतः वह जो कुछ करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तीसरी इस समझौते की जो विशेषता है वो है कि जिन उद्देश्यों के को लेकर अनुबंध की रचना हुई है वे अनुबंध के हिस्सा मान लिए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक इनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक यह समझौता जारी रहेगा। होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की चौथी विशेषता यह है कि यह मनुष्य के डर पर आधारित है, भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंध को करने के लिए बाध्य करता है। पांचवी विशेषता यह है कि शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसका आदेश ही कानून होता है। छठी विशेषता यह है कि इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था में एकाकी से रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है, अतः यह समझौता सामाजिक है। सातवीं विशेषता यह है कि प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह अपनी व्यक्तिगत इच्छा से को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल होगा। इस प्रकार ये 7 विशेषताएं होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। अब होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी है। होब्स के इस विचारों की कुछ कटु आलोचना की गई है। जनता, राजतंत्रवादी और चर्च के समर्थक सभी ने इसकी आलोचना की है। पहली इसकी आलोचना तो यह है कि जो होब्स ने मनुष्य स्वभाव बताया है और प्राकृतिक अवस्था बताई है वो एकाकी है और अवास्तविक है। होब्स ने जो मानव स्वभाव बताया है कि भाई मनुष्य स्वार्थी है, अहंकारी है, वो गलत है। यह मानव स्वभाव की पूर्णतः एकाकी व्याख्या है। मानव प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है, उसमें दया का भाव भी है, वह सहानुभूति भी रखता है और उसमें प्रेम का भाव भी पाया जाता है। इसी प्रकार होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वह न तो ऐतिहासिक है और न ही वास्तविक। प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक दूसरे मनुष्य के साथ युद्ध की कल्पना बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। होब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत अतार्किक है। यदि यह मान लिया जाए कि प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी और झगड़ालू था, तो साथ में यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि इस प्रकार के असामाजिक व्यक्तियों से समझौता करने की इच्छा व सामाजिक भावना का उदय उनमें कैसे हुआ। इसकी अगली आलोचना यह है कि भय के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं होती। होब्स बताता कि भय और स्वार्थ जैसी है भावनाओं के आधार पर राज्य की स्थापना की गई है। होब्स से सामाजिक समझौते का जो मुख्य आधार है वो भय को मानता है, अर्थात भय है वही लोगों को प्रेरित करता है लेवियाथन की स्थापना के लिए। तो यह उनका जो विचार है वो एकाकी है। और होब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना होती है। होब्स के द्वारा जारी जिस स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना की गई है वह अत्यंत ही भयंकर है। उसने शासन की शक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया है और ऐसे निरंकुश शासन में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। अगली आलोचना इसकी ये है कि होब्स है वो राज्य और सरकार में अंतर नहीं करते हैं, इसलिए उसने केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि सरकार के विरुद्ध भी प्रजा के विद्रोह को अमान्य ठहराया है। देखिए, ये संपूर्ण आलोचनाएं होने के बावजूद भी होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का कुछ राजनीति विज्ञान को योगदान है, महत्व है। होब्स ने इस सत्य का प्रतिपादन किया है कि राज्य दैवीय संस्था नहीं बल्कि मानवीय संस्था है। होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से पूर्व में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का बोलबाला था और ये माना जाता था कि राज्य ईश्वरीय रचना है। इसके अतिरिक्त होब्स की विचारधारा ने संप्रभुता की धारणा के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। एक विद्वान है जिनका नाम वाहन है, वो कहते होब्स प्रथम लेखक था जिन्होंने संप्रभुता के विचार के पूर्व महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि की सूक्ष्म विवेचना कर संप्रभुता के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। होब्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। होब्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनका व्यक्तिवाद है, क्योंकि उसने राज्य को
एक साधन तथा व्यक्ति के कल्याण तथा उसकी सुरक्षा को एक साध्य घोषित किया है। प्रसिद्ध चिंतक आर.जी. कोलिंगवुड ने होब्स की रचनाओं की प्रशंसा इस प्रकार की है कि लेवियाथन एक ऐसी कृति है जो राजनीतिक शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ है। होब्स से सर्वव्यापक दृष्टि से प्रभावित होकर ही कोलिंगवुड ने अपनी पुस्तक का नाम न्यू लेवियाथन रखा था, और होब्स के दृष्टिकोण से सहमति प्रकट करते हुए कोलिंगवुड ने अपनी विषय के बारे में लिखा है कि इस पुस्तक के अंतर्गत मैंने उन्हीं समस्याओं का जो होब्स ने उठाई थी उसी क्रम में अध्ययन किया है, और पुस्तक के 4 भागों को व्यक्ति, समाज, सभ्यता तथा पार्श्विकता नाम दिया है। होब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार। होब्स के मत में प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्वान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। संप्रभुता सर्वोच्च एवं पूर्ण है। प्रभु सत्ताधारी को सौंपे गए अधिकार वापस नहीं मांगे जा सकते, क्योंकि इन अधिकारों को वापस मांगने का अर्थ होगा कि मनुष्य का वापस प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना। होब्स द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही है। सामाजिक इसलिए कि इसके द्वारा मनुष्य ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति का त्याग किया है एवं सामाजिक बंधनों को स्वीकार किया था, तथा राजनीतिक इसलिए है कि समझौते के परिणाम स्वरूप ही राजसत्ता की स्थापना हुई है। प्रभु सत्ताधारी के अधिकारों को पूर्ण मान्यता प्रदान करने के बावजूद होब्स ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को महत्वता प्रदान की है, अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत के संपन्न होने के बावजूद भी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान किया है। यदि शासक व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने अथवा पंगु बनाने, अपनी को आघात पहुंचाने वालों का विरोध न करने अथवा भोजन, औषधि या जीवन के आवश्यक अन्य किसी वस्तु के प्रयोग की मनाही करे, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदेशों की उल्लंघन करने का अधिकार होगा, अर्थात संप्रभुता है, अर्थात लेवियाथन के आदेशों की अवज्ञा करने का अधिकार होगा। होब्स ने शासन के हाथों में असीम सत्ता सौंपकर और जनसाधारण को विरोध के अधिकार से वंचित करके पूर्ण सत्तावाद को प्रेरित किया है। होब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभुता के आदेशों की पालना करना है, चाहे वह आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण एवं वैध है। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है, अर्थात जब राज सत्ता सुरक्षित है तो ही व्यक्ति और उसकी संपत्ति सुरक्षित है। होब्स के मत में संप्रभु किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। होब्स के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। होब्स का व्यक्ति राज्य के लिए उसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की सिद्धि के लिए किया है। जो निरंकुश सत्ता उनके द्वारा उसे दी गई, उसका ध्येय भी व्यक्तिगत सुरक्षा की प्राप्ति ही है। इस प्रकार उसने निरंकुशतावादी होकर भी पूर्ण व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिनके साथ है। तो आज हमने पढ़ा होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें होब्स ने बताया कि मनुष्य स्वभाव कैसा है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे रहता था, और प्राकृतिक अवस्था में कौन से प्राकृतिक अधिकार थे, कौन से प्राकृतिक कानून थे, साथ ही सामाजिक समझौता संपन्न होने का आधार क्या था, और सामाजिक समझौता संपन्न होने के बाद जो राज्य अस्तित्व में है उसका स्वरूप कैसा है, और साथ में इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाएं भी हमने पढ़ी, और साथ में इस सामाजिक समझौते का राजनीतिक महत्व और राजनीति विज्ञान को योगदान भी पड़ा है। नमस्कार।